हेलो दोस्तों। डॉक्ट्रिना के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो पॉलिटी का सेक्शन है उसकी बात करेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए 71st बीपीएससी मेंस पॉलिटी के आंसर्स को लिखने के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि लो स्कोरिंग रहता है। उसका पहला रीज़न ये है कि हम लक्ष्मीकांत पे ओवर रिलाई कर जाते हैं। तो हमें ये बात अपने ध्यान में रखना होगा कि ये भले ही एक हमारा एक फंडामेंटल बुक हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, बट इट इज़ नॉट एनफ। तो बात ये आती है कि फिर हम अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए और क्या पढ़ें। तो इसके लिए पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स तो न्यूज़पेपर हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई भी अपने चॉइस का न्यूज़पेपर उठाइए और उसका एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपका सवाल ये होगा कि एडिटोरियल अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो टाइम कम है हमारे पास, और हम हर दिन का एडिटोरियल तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जनवरी 2025 से जितने भी न्यूज़ पेपर्स आए हैं उन सबको हम देखना शुरू करेंगे और एक बार स्किम करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एडिटोरियल्स में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक हम देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु में गवर्नर का जो इशू चल रहा था वो बार बार रिपीट हो रहा था। ये हर 2 दिन पे 4 दिन पे आपको शुरू के महीनों में देखने को मिल रहा था। अभी की बात करें तो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, वो अभी वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स में से एक है। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले जो था वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे भी ऐसी ही बातें चल रही थी। हर कुछ दिन पे इस पे आर्टिकल आ जा रहा था और एडिटोरियल आ जा रहा था। तो हमें इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा न्यूज़पेपर से। अगर मान लीजिए आप तमिलनाडु गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं या गवर्नर इशू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको आप देखिए कि कब कब वो रिपीट हो रहा है। अगर 2 तारीख के न्यूज़पेपर में आया है मान लीजिए तो 2 तारीख वाला उठा करके पढ़ लीजिए। 2 जनवरी को मान लीजिए आया है तो पढ़ लिया। फिर देखिए हफ्ता दिन बाद 8 जनवरी को आया है तो 8 जनवरी को भी पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जब भी ये रिपीट हुआ है उसको एक बार आप एक साथ पढ़िए। अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपको उसको कंपाइल करने में इजी रहेगा, और कंपाइल करने के साथ साथ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और पर्सपेक्टिव है उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखने का वो भी ब्रोडन होगा। इसलिए ऐसे आप पढ़ा कीजिए। और इसके अलावा तीसरा सोर्स कौन सा हमें फॉलो करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो आप किसी भी मैगजीन को उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं पर्टिकुलरली तो मैंने विजन आईएएस का जो मेंस का मैगजीन आता है उसको उठाया था, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट केसेस थे वो मुझे यहाँ से मिल गए थे। इसके साथ साथ जो मैं लक्ष्मीकांत की बात कर रहा था, लक्ष्मीकांत में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले भले ही आपने प्री के लिए पढ़ा होगा, लेकिन अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप उसमें से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक तो आर्टिकल नंबर, दूसरा आप ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो वो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट बना लेंगे। तीसरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप जो जिस टॉपिक के बारे में भी पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे। चौथा, अगर किसी स्कॉलर ने अपना कोई कोट वगैरह दिया है तो वो आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रियम्बल की बात करें तो उसमें ग्रैनविल ऑस्टिन का आपको कोट देखने को मिलेगा, या आइवर जेनिंग्स का मिलेगा, या बी आर अम्बेडकर का मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो इमरजेंसी में आपको एच वी कामत का देखने को मिलेगा।
इसी तरीके से आपको ये कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मीकांत से हम इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। पूरा का पूरा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए। आप बस ये देखेंगे ब्रॉडली आर्टिकल कौन सा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे और उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स को देखेंगे और साथ साथ ये मैंने जो कोट्स वगैरह की बात की वो देखेंगे। मैगजीन की बात तो हमने कर ही ली है, कैसे मैगजीन के थ्रू भी कवर करना है आपको। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में जो भी पॉपुलर मैगजीन्स होते होंगे, चाहे एडिटेरिया का हो गया, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उसका एक मैं इंडिकेटिव लिस्ट दे देता हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं प्रीलिम्स मेंस की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो होता है प्रीएम्बल के बारे में। और ये प्रीएम्बल के बारे में ज़्यादातर यही पूछता है कि हाउ प्रीएम्बल इज सिग्निफाइंग और सिंबलाइजिंग द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमको ये देखना है कि जो भी इसमें हमें ये देखना होगा कि जो भी टर्म्स दे रखे हैं प्रीएम्बल में, चाहे वो जस्टिस हो गया, चाहे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनका फर्स्ट तो मीनिंग क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वैसे आर्टिकल्स हैं जिनमें कि इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, वो हमें इस आंसर में लिखना होता है। दूसरा, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में आज के टाइम में सबसे जो हॉटली डिबेटेड टॉपिक है, और बल्कि पहले भी था, रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में एक तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये काफ़ी टाइम रिपीट भी हुआ है। और अभी चल रहा है सब कैटेगराइजेशन की बात, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एस सी एस टी। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था पिछले साल, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो हमेशा से ही टॉपिक ट्रेंड में रहा है, और ख़ासकर आजकल जब रणवीर इलाहाबादिया का कुछ समय पहले इशू हुआ था समय रैना के शो पे, वो हेट स्पीच हो गया। इन सब के रेस्पेक्ट में हमें ये इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत है। और इसका अगेन जो रेफरेंस मटेरियल होगा वही होगा जो मैंने डिस्कस किया है पहले। उसके अलावा आप टॉपर्स कॉपी भी देख सकते हैं पहले के, क्योंकि पीयर लर्निंग से भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तीसरा टॉपिक इसमें फंडामेंटल राइट्स में रिलीजन का आता है। हाल में ये वक्फ बिल बहुत ही चर्चा में रह रहा है, तो वक्फ बिल के रिस्पेक्ट में, ट्रिपल तलाक के रिस्पेक्ट में, चाहे 2-4 साल पहले सबरीमाला वाला जो इशू हुआ था उसके रिस्पेक्ट में, ये केस अभी पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमेशा से एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स के लिस्ट में रहता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जनरली जो है वो एक तो ब्रॉडली क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से टीपीएसपीज हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है फंडामेंटल राइट्स के साथ में, प्लस देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। एक तो ये सवाल पूछ सकता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, particularly in the context of Uttarakhand where it has been passed recently, इस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चौथा आता है नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ शॉर्ट आंसर में ही पूछने का ज़्यादा संभावना होता है वैसे, पर अगर इसको लॉन्ग आंसर में बनाना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस, या ये भी पूछ सकता है कि शुड वी मेक
द फंडामेंटल ड्यूटी इज लीगली बाइंडिंग। अब पांचवा जो टॉपिक हमारा हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो हर वक्त पूछता है, काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है बीपीएससी में। खासकर पिछली बार जब हमारे पहले के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया था इसके अगेंस्ट में, और केशवानंदा भारती के इसके अगेंस्ट में, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी ये रेलिवेंट हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए बिफोर और आफ्टर केशवानंदा भारती केस, क्या क्या चेंजेस आए, ये भी पूछ सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका भी सोर्स अगेन वही रहेगा, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में अक्सर इसके बारे में स्कॉलर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते रहते हैं। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें अगर हम, या फेडरलिज्म भी इसको हम कह सकते हैं, इस टॉपिक को हम पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन करते हैं तीन चीज़ों में। एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव रिलेशन, और तीसरा जो है वो जुडिशियल। जुडिशियल हम नहीं कह सकते, फाइनेंशियल रिलेशन। और इन तीनों को फिर हम, ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले कैसे सोचेंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशन में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेट्स को कम पावर दिया गया है सेंटर के बनिस्बत। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं या कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर्स है, वहाँ भी यूनियन को कैसे ज़्यादा पावर है स्टेट्स के मुकाबले। और चार पांच ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यूनियन जो है वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है कि हाउ टू गो अबाउट लेजिस्लेटिव बिल्स एक्सेट्रा। अगर हम एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करें तो हाउ सेंट्रल एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड, फॉर एग्जांपल सीबीआई, ईडी। सीबीआई कैसे हो गया, ईडी का यूज़ जो होता है उसकी बात कर लें, या ऑफिस ऑफ गवर्नर का कैसे यूज़ होता है पार्टीशन इंटरेस्ट को सामने रखने के लिए, वो देख सकते हैं हम। फाइनेंशियल रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो कैसे टिल्टेड है स्टेट्स के फेवर में, सॉरी यूनियन के फेवर में। 40 to 41% जो है वो शेयर, वही जो टोटल पूल है टैक्सेस का, वही स्टेट्स को जाता है एज पर फाइनेंस कमीशन। बट अगर हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में ये जो नंबर है और घट के कम हो जाता है। प्रैक्टिकली ये 33 to 34% ही जाता है। इसके अलावा एक तो ये होगा डिवोल्यूशन वाली बात। दूसरा जो है सेस का इशू आता है। सेस कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है और उसे स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं करता है। तो ये भी स्टेट्स एलिगेशन लगा रही होती हैं हर वक्त के जो सेंटर है वो हमसे सेस शेयर नहीं कर रहा है। और अगर हम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड जो है वो ज़्यादा स्टेट्स के पास है, न कि सेंटर के पास। और इसके बावजूद जो फंड्स हैं वो स्टेट्स को कम मिलते हैं और सेंटर को ज़्यादा मिलते हैं। ये एलिगेशन स्टेट्स हर वक्त लगा रही होती हैं, तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। इसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड भी आ जाता है। कैसे ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है, फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है डिवोल्यूशन का, वो कैसे नॉर्दर्न स्टेट्स को फेवर करता है जिन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में सबसे ज़्यादा रोल निभाया है, और सदर्न स्टेट्स जिन्होंने डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, वो कैसे इसमें पीछे रह जाते हैं। और इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप उन कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोदी जी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि कैसे हमारा
जो भी नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अगर एक ऑर्गन में दर्द होता है तो हमें दूसरे ऑर्गन का भी हेल्प चाहिए होता है। वैसे ही नॉर्थ और साउथ में भी कैसे कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये भी आपके आंसर्स को एनरिच करने में हेल्प करेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने इसके अलावा इमरजेंसी के प्रोविजंस को हम देख सकते हैं। डी नंबर, इमरजेंसी के प्रोविजंस को कैसे मिसयूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट्स रूल, और यहाँ पे कब कब मिसयूज़ किया गया है वो इंस्टेंसेस को, जैसे बिहार में मिसयूज़ किया गया था वो आप दे सकते हैं। डीसी वाधवा केस, या केस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कोई केस था, वो आप बिहार का एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का इसमें एग्जाम्पल है, उत्तराखंड का एग्जाम्पल है, कर्नाटका का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। हाल ही में यूजीसी का रेगुलेशन जो आया था वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये जनवरी के आसपास काफ़ी ट्रेंड कर रहा था टॉपिक में। द हिंदू में पर्टिकुलरली इसको 7 जनवरी को, 21 जनवरी को, 27 जनवरी को रिपीटेडली इस पे 3-3 एडिटोरियल्स आए थे। तो इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस को भले ही आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन ऐसे पॉइंट्स को अगर आप अपने फेडरलिज्म के आंसर में इंक्लूड करते हैं तो औरों से आपके आंसर को अलग बनाएगा। चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के फंड की बात हो गई तमिलनाडु में, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विथहेल्ड कर रहा था, चाहे वो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हो गई, इन चीज़ों को अगर आप अपने आंसर में डालते हैं तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है, जो इवेलुएटर है कॉपी का, उस वो अलग देखेगा थोड़ा, तो मार्क्स ज़्यादा देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में जनरली वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में ही पूछता है। प्रेसिडेंट कैसे एक फिगर हेड है वो पूछता है, गवर्नर कैसे पार्टीशन रोल प्ले करता है वो पूछता है। इसमें तो अलग अलग कमीशंस वगैरह के नाम आप दे सकते हैं, उनके रिकमेंडेशंस वगैरह को दे सकते हैं। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुप्रीम, वो आप दे सकते हैं। प्रेसिडेंट के फिगर हेड में आप ज्ञानी जेल सिंह का एग्जांपल दे सकते हैं, और उनका कॉन्ट्राडिक्शन जो था एलिजेडली जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से आप दे सकते हैं। एक्सेट्रा इसमें नाम तो देना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पर फिर भी अगर कोई अच्छा एग्जांपल है जैसे ज्ञानी जेल सिंह का तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हैं, इनके अगेंस्ट में जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, चूंकि वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं और हमारे पास कोई सब्सटेंशिएट करने के लिए पॉइंट नहीं है, तो हम उससे अवॉइड करें तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। लेजिस्लेशन में हम बेसिकली पार्लियामेंट की बात करेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें ज़्यादातर वही पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए तो लक्ष्मीकांत ही एनफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने पार्लियामेंट को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है कि आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर एल्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्जाम, कंसिडरिंग द रिमूवल प्रोसेस विच हैज स्टार्टेड with respect to Dr. Yashwant Verma, Justice Yashwant Verma, on whose premise burnt notes were found. तो इसमें तो एक तो वही रिमूवल प्रोसेस आप देख लेंगे, जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। इसमें ये ध्यान देंगे कि इसके इम्पीचमेंट टर्म पर्टिकुलरली इसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है। वो भले ही आप पॉपुलर पार्लेंस में सुनते हो कि लोग ये कहते हैं कि ये इम्पीचमेंट है, पर ये इम्पीचमेंट नहीं है, ये रिमूवल ही है। इसके अलावा
करप्शन का जो इशू है जुडिशरी में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। लोअर जुडिशरी पे इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि हायर जुडिशरी है वो तो न्यूज़पेपर वगैरह के ज़रिए पता चल ही जाता है लोगों को, पर लोअर जुडिशरी में जो करप्शन है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बैकलॉग का इशू रहता है, वो देख लेंगे, और भी जो इश्यूज है वो देख लेंगे। सजेशंस में आप अपॉइंटमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात की जाती है, वो देख लेंगे, और कैसे कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता है वो देख लेंगे, इसके प्रोज कॉन्स दोनों देख लेंगे। एनजैक में हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन का सिस्टम कैसे हमारे से अच्छा है और कैसे हम उसके अच्छे प्रोविजंस को अपने यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, ये सजेशंस में आप दे सकते हैं। कुछ टाइम पहले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही थी, उसके भी प्रोज और कॉन्स को देख लेंगे। कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि एडहॉक जजेस जो हैं उनका रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो बैकलॉग्स हैं अभी के टाइम में उसको एड्रेस किया जा सके। इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो लोक अदालत हो गया, चाहे वो फैमिली कोर्ट्स वगैरह हो गए, इनके बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। और ये भी देख लेंगे कि लोक अदालत वगैरह जो है ये अच्छे से फंक्शनल क्यों नहीं है, डिस्पाइट talks of decentralization of this organ of government as well, and reaching up to the last mile for justice delivery. अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इलेक्शन कमीशन। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, वो आप लोग ध्यान से अपना देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूंकि बिहार में इस साल इलेक्शन है तो भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है तो भी इम्पोर्टेंट है। 24 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, इससे भी पता चलता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहले तो जो पास्ट में पूछा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टीएन सेशन के आने से क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये तो हम देख ही लेंगे, ये तो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा रिफॉर्म्स जो करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एक तो जो ऑलरेडी हो चुका है वो तो आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। दूसरा रिफॉर्म जो है वो, एक तो रिमोट वोटिंग की बात चल रही है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेट्रा, वो रिमोट वोटिंग हो गया। उसके अलावा क्या हमें वोटर आईडी से इसको लिंक करना चाहिए? शुड आधार बी लिंक्ड विथ वोटर आईडी? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पर्टिकुलरली पूछेगा नहीं अलग से, पर आंसर को आपको एनरिच करने में ही हेल्प करेगा अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स हो तो। उसके अलावा डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स जो इशू चल रहा है, जिस जो पर्टिकुलर रीजन है बिहार के केस में वोटर आईडी को रिवाइज करने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें? क्रिमिनलाइजेशन का इशू आ गया, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? जो क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, या जिसको हम ये भी कहते हैं कि कैसे मनी का यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ मनी इन इलेक्शंस, कैसे जो लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा पार्टीज खर्च करती हैं, लूप होल्स का फ़ायदा उठाएगा। जैसे एक लूप होल ये है कि कैंडिडेट कितना खर्च कर रहा है, उसमें तो वो जो लिमिट दे रखा है 40 लाख या जितना भी, वो तो कैंडिडेट पे है, कैंडिडेट उतना ही खर्च कर सकता है, पर पार्टी के खर्च पे कोई लिमिट नहीं है, तो पार्टी कितना भी खर्च कर सकता है, और इसी लूप होल का फ़ायदा उठा करके पार्टीज खर्च करती हैं। तीसरा है वो, एक और इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था। भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दिया, लेकिन इसके बावजूद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या हो सकते हैं?
इलेक्शन के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ कंट्रीज में स्टेट जो होता है वही फंड करता है। स्टेट मतलब जो सरकार होता है वो खुद फंड करता है इलेक्शन को। तो क्या ये फिजिबल है या नहीं इंडिया के केस में, ये भी हमें देखने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें? वन नेशन वन इलेक्शन। पिछले साल रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, उसने अपना रिकमेंडेशन भी दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज एंड अदर, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इससे भी अक्सर बीपीएससी क्वेश्चंस पूछते रहता है। तो इसे भी आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, लेकिन आप बिहार स्पेसिफिक अगर देखें तो बिहार में जो मुखिया हैं, लेडी मुखिया जो है पर्टिकुलरली, उसमें हम ये देख सकते हैं कि उसमें से हम अगर एक दो केस स्टडी अगर निकाल लें कि कैसे किसी इलाके के मुखिया ने अपने इलाके में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर के आए। इसके अलावा जीविका दीदियाँ कुछ हैं जो कि मुखिया बनी हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी हम कोट कर सकते हैं। और कोई रिसर्च पेपर वगैरह हो जो ये बताए कि कैसे वीमेन जो है वो बेटर डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी आप ढूंढ करके उसे भी कोट कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक एस्टर डुफ्लो जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनका एक रिसर्च पेपर है 90s का, जो कि ये बताता है कि कैसे विमेन जो है वो विमेन रिलेटेड कॉज के लिए अच्छा डिसीजन मेकर्स होती हैं, न कि मेल। तो उस टाइप के रिसर्च पेपर्स को हम कोट कर सकते हैं। चौथा, हम फाइनेंशियल पावर्स की बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो दिया जाना है वो किस हद तक दिया गया है पंचायती राज को। ये अक्सर कहा जाता है कि पेपर पे तो डिवोल्यूशन कुछ ही स्टेट्स ने डिवोल्यूशन किया है, क्योंकि स्टेट्स को ये पावर दिया गया था कि आप अपने यहाँ कौन कौन से अपने पावर से जो आप डेलीगेट करके पंचायती राज को देना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि बहुत कुछ ही स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छे से डिवॉल्व किया है, जैसे कि साउथ के स्टेट जैसे केरला वगैरह ने अच्छे से डिवॉल्व किया है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने उतने अच्छे से डिवॉल्व नहीं किया है। और उसी का नतीजा है कि आज के टाइम में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, और लगभग 90 से 95% जो इनके पास फंड आता है वो अलग अलग स्कीम्स से टाइड होता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट के फॉर्म में या स्कीम्स के फॉर्म में या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के फॉर्म में आता है। तो इनका अपना खुद का रिसोर्स नहीं होता है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, और उन चीज़ों को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेसिफिक दो तीन टॉपिक्स की। एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस बिहार का, ये भी अक्सर पूछा जाता है, शुड इट बी गिवन स्पेशल स्टेटस और नॉट, और व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच the government is seeking this particular status, particularly the opposition, not the government per se. Caste census is another issue on which political parties are divided, and so this could be a potential question as well. दूसरे, और इसके अलावा ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जो भी अगर एग्ज़ाम अगर आपका जनवरी में है या दिसंबर में है 2025 में, तो आप देखेंगे कि समर सेशन जो हुआ पार्लियामेंट का, या इसके पहले जो विंटर सेशन हुआ था, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट बिल्स जो थे वो उस पर या तो चर्चा हुआ, या कौन कौन से एक्ट बिल्स जो है वो एक्ट बन गए, और उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को आप देख लेंगे। ये अगर पॉलिटी के कोई पोर्शन में नहीं भी आता है तो करंट अफेयर्स में पूछ सकता है GS1 में, इसलिए इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो कैसे एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। उसके अलावा वक्फ बिल, अभी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन भी आया है, जिसमें कुछ प्रोविजंस को उसने स्टे लगा रखा है। वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्ट 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया गया था। ऐसे ही एक और बिल आया था पिछले साल, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर शुरू के जो 3 महीने बताएं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो बिल आ रहा है या एक्ट आ रहा है वो भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि 1 नंबर में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पूछ लेता है, तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें हम देखें, इंटरलिंक करके देखेंगे, लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। ऐसे अगर आप करते हैं ना, तो पहले एक फर्स्ट नंबर में इसके बारे में सोच लिया, दूसरे नंबर में इसके बारे में सोच लिया, तो ऐसे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है और आप अच्छे से अपने स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर को लिख सकते हैं। एक बार ऐसे कर लिया, अब दूसरी बार एक पहला ये कंप्लीट हो गया लूप, दूसरा आप ऐसे लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव पे चलिए और फिर सोचिए कि कौन कौन से पावर से जो उसने दे रखे हैं और सेपरेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है। फिर ये उसी को उल्टा कर लीजिए, इसमें वापस आइए जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में, इसको चौथी बार में ये सोच लीजिए। हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का ऐसे ही सोच लीजिएगा एक बार में। इसको कलर पेन का चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए 5वीं बार में आपने इन दोनों के बारे में सोच लिया, 6ठी बार में आपने इन दोनों के बारे में सोच लिया। तो ऐसे ना आपके दिमाग में एक ब्रॉड आंसर तैयार रहेगा कि कैसे इन चीज़ों को हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर सेपरेशन के बारे में पूछ रहा है तो इसके साथ साथ आप आंसर को कंक्लूड करने से पहले कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस बता दीजिए जब जो फ्यूजन ऑफ पावर हो रहा हो, या एक ही तरह का पावर जो है दूसरे जगह इंटरडिपेंडेंस हो रहा हो। ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर दीजिए, तो इससे ना थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर, आधा नंबर, जो भी एक्स्ट्रा मिलना हो। इसके अलावा एक और टॉपिक बीपीएससी अक्सर पूछा करता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें तो हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो तो बिहार के बारे में ही लिखने को बोलेगा, लेकिन बिहार के अलावा आप दूसरे स्टेट्स को भी कवर कीजिए, जैसे कि सदर्न स्टेट्स, AIADMK वगैरह कैसे सेंटर की पार्टियों के साथ गठबंधन करता है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे अलायंसेस होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो कोalition पॉलिटिक्स वाला आंसर ब्रॉडली कवर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो होता है, जो नेशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर SC हो गया, ST हो गया, इन चीज़ों पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भले ही वो शॉर्ट आंसर के रूप में।